नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट। और आई थिंक सो इट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ पॉलिटी सीरीज। पॉलिटी का प्लेलिस्ट का लास्ट टॉपिक होगा। एंड आई वुड ट्राई, मैंने अभी तक जो मांग की थी इकोनॉमिक्स के लिए वो अभी तक हुआ नहीं है, तो आई थिंक सो मुझे इकोनॉमिक्स का या तो फिर डिले करना पड़ेगा प्लेलिस्ट, या फिर आई थिंक सो आई हैव टू मतलब उसको ऑल टुगेदर स्क्रैप करना पड़ेगा। अपने हिसाब से बना दूंगा तो फिर वो मतलब क्या बोलते हैं, उतना मज़ा नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मुझे क्या बोलते हैं, मृणाल सर के वेबसाइट से चोरी करनी है और मुझे वो सब के लिए परमिशंस चाहिए, तो वो परमिशंस फ़िलहाल मेरे पास आ नहीं रही हैं। सो दैट इज़ वाई थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। एंड पॉलिटी का सारा चीज़ मैंने कंप्लीट करा दिया है। मैंने सारा का सारा बुक खंगाल लिया, एक्सेप्ट फॉर फ्यू छोटे मोटे टॉपिक्स जो कि ऐसे ही पढ़े जा सकते हैं। बाकी सारा मैंने मेन कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स वगैरह सारे के सारे कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें ज़्यादा वेटेज होता है, यूपीएससी का सबसे ज़्यादा फोकस होता है, वो सारे मैंने कंप्लीट करा दिए। दिस विल बी द लास्ट इन दिस सीरीज एंड दिस विल बी द 29th वीडियो। ओके, 28th नहीं, 29th वीडियो होगा। सो प्लीज़ आप लोग भी, जितना वीडियोस हो चुके हैं, जितने भी आपके सीरीज़ हो चुकी है, जितने भी आपके प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, उनको देख लीजिए। सारे के सारे प्लेलिस्ट को एक बार दो बार देख लेंगे तो मेरे ख्याल से सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी आपका बचेगा नहीं। बिफोर प्रीलिम्स आपका सब कुछ रेडी होगा। इवन फॉर द मेंस, मेंस का भी टॉपिक का भी सारा का सारा चीज़ें हो चुकी होंगी। एंड डोंट वरी, जो मेंस के दौरान अगर कोई ऐसे टॉपिक्स वगैरह आते हैं जो कि और ज़्यादा रेलेवेंस के हो जाते हैं और उनको यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत पड़ती है, तो डोंट वरी, प्लेलिस्ट वैसा का वैसा ही रहने वाला है। आई एम नॉट गोइंग टू अबॉलिश दिस प्लेलिस्ट, वो प्लेलिस्ट ख़त्म नहीं करने वाला हूँ। उसी के अंदर वीडियोस अपेंड होते चले जाएंगे, उसी के अंदर वीडियोस चले जाते रहेंगे। आप लोगों को बस उसके अंदर देखना आएगा। तो प्लीज़ उसके लिए आप लोग को इंपॉर्टेंट चीज़ भी ये भी करना होगा कि वो जो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको आप लोग प्रेस कर दीजिए। बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि आप वीडियोस अपलोड करते हो तो मुझे हम लोग को मिलता नहीं है, बट इट इज़ नॉट द केस। जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जिन्होंने प्रेस करके रखा है उनको सबको वीडियोस मिलते हैं, सारे के सारे डिसेंट टाइम पे मिल जाते हैं। जैसे मैं अपलोड करता हूँ तुरंत आप लोग को मिल जाता है। आई हैव सीन देम पर्सनली। बहुत सारे मेरे क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन लोग मुझे मैसेज करते हैं कि ये सर आपका वीडियो देखा है, ऐसा लगा वैसा लगा, वो सब चीज़ें। सो प्लीज़ उसको भी करके रखिएगा। तो जैसे भी आगे की जो भी मेंस वगैरह से रिलेटेड है, इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी वीडियोस वगैरह मैं बनाऊंगा आगे चल के, वो सब इसी के अंदर अपेंड करता चला जाऊंगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अगर आपको बैकग्राउंड से कुछ नॉइज़ वगैरह आ रही होगी। वैसे मैंने नॉइस कैंसिलेशन ऑन करके रखा हुआ है, सो नॉइस तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन मुझे आ रही है आवाज़। ओके, सो दिस विल बी द 29th वीडियो एंड दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ द पॉलिटी सीरीज। अगर कोई, मैं देखूंगा एक दो बार और देख लेता हूँ, कोई और कोई और सेक्शन अगर मैं छूटता रहेगा तो मैं इसी के अंदर तीसरा 30 मतलब 30th वीडियो बना दूंगा। और एल्स आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि क्या बोलते हैं, अगर नहीं बनता है वीडियो तो दिस विल बी द एंड, दिस विल बी द एंड ऑफ द ऑल द सीरीज। आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया है। यूपीएससी का सारा एक्सेप्ट फॉर इकोनॉमिक्स, सारा का सारा सिलेबस मैंने करा दिया है। इकोनॉमिक्स का, एज आई हैव सेड, आई नीड सम परमिशंस विच आई एम नॉट गेटिंग राइट नाउ। मुझे वो सब मिल नहीं पा रहे परमिशन, दैट इज आई एम नॉट एबल टू मेक दोज वीडियोज। लेकिन डीएनएस में मैं रेगुलर बेसिस पे इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ा रहा हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टॉपिक्स जो भी न्यूज़ में चल रहे हैं वो सब कुछ मैं रेगुलर बेसिस पे ले रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों का कवर अप हो जाएगा जो भी इंपॉर्टेंट आपके रेपो रेट, ये सब वो सब, बैंकिंग फाइनेंस वगैरह से जितने भी रिलेटेड आपके चीज़ें हैं वो सब कुछ मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हुए, सब कुछ वहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। तो वो सब आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। प्रवचन ख़त्म करता हूँ, बट इट इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ द आपके। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो मैं पिछले 3 महीने से, 3.5 महीने से इसके ऊपर मेहनत करा था। और पर डे विदाउट अ गैप, विदाउट अ सिंगल गैप, मैंने हर दिन शाम के 6 बजे वीडियोस अपलोड किए हैं एंड इट इज़ माय रिकॉर्ड। मुझे खुद को बहुत अचंभित हो रहा था। बहुत सारा ऐसा समय आया था जब घर पे बहुत हेल्थ कंडीशन, मेडिकल कंडीशंस ऐसे थे कि मुझे वीडियोस बनाने का समय नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी मैं कैसे कैसे करके छोटे छोटे मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपके सिवाय मेरा कोई है नहीं जिससे मैं ये सब चीज़ें शेयर कर सकता हूँ। दैट इज़ आई एम शेयरिंग। ये मेरा मन भर आ रहा है इस तरीके से, जैसे बोल सकते हैं आप लोग। सो दिस इज़ द थिंग, दैट इज़ वाई मैं इसको क्या बोलते हैं, आप लोग से शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो प्लीज़, मैंने इतना एफर्ट डाला है, आप भी प्लीज़ थोड़ा सा एफर्ट डालिएगा। एंड दिस इज़ नॉट फॉर माई सेक, इट इज़ ऑल फॉर योर सेक। आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोग को
आई एम श्योर ये आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये सारा का सारा सिलेबस है जो मैंने इसको शॉर्ट किसी में 50 वीडियो, किसी में 20 वीडियो, किसी में एक वीडियो, ऐसे करके डिजास्टर मैनेजमेंट में एक ही वीडियो है, ठीक है। बाकी सारे के सारे में मोर देन 20-30 वीडियोस वगैरह मैंने बना के अपलोड किए हैं, ओके। सो प्लीज़ सबको देखिए, पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा एंड यूपीएससी में दिल खोल के जाइएगा, डर डर के नहीं जाएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सारा आपकी पढ़ाई हो चुका है, एक बार दो बार आप लोगों ने सारे वीडियोस का कवर अप कर दिया, सब कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, दैट इज़ माय गारंटी, ओके। और बाकी डेली न्यूज़ एनालिसिस तो देखते रहिएगा, वो आपका सब कुछ कवर अप करा दूंगा, ओके। चलिए, बहुत प्रवचन हुआ, आते हैं लोकपाल के ऊपर। सो लोकपाल विल भी छोटा सा टॉपिक होने वाला, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होगा। रिसेंटली ही ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई। लोकपाल आप लोगों को मैंने बताया 2013 के अंदर एक एक्ट के तहत लोकपाल लोकायुक्त एक्ट पास किया गया था, उसके बाद इसका कंपटीशन तो अब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी कुछ साल पहले इसका फर्स्ट आपके चेयरपर्सन बनाया गया था। तो स्टार्ट करते हैं। आपके इट इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी जिसमें एक चेयरपर्सन होंगे और मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं, 1+8 का कॉन्फ़िगरेशन, मतलब 9 लोग होंगे, ओके। सो इसके जो चेयरपर्सन होंगे वो शुड बी आइदर द चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया होने चाहिए, या फिर फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए, या फिर कोई एक एमिनेंट पर्सन होना चाहिए, ठीक है। याद रखिए, वापस से बता देता हूँ। चेयरपर्सन कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, जो फॉर्मर रह चुके, मतलब रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद वो यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे NHRC में हम लोगों ने केस देखा था, वैसे सेम टू सेम यहाँ पे भी केस है। इसके अलावा NHRC में जो एक चीज़ नहीं था वो यहाँ पे है, एमिनेंट पर्सन भी इसके अंदर ऐड किया गया है कि एमिनेंट पर्सन भी आ सकता है। ये एमिनेंट पर्सन कौन है, क्या इसकी क्राइटेरिया है? So he should have a outstanding ability and a special knowledge and expertise of minimum 25 years। 25 years का minimum experience होना चाहिए। किससे रिलेटेड? एंटी करप्शन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, फाइनेंस इंक्लूडिंग द इंश्योरेंस, बैंकिंग, लॉ एंड मैनेजमेंट, इन सब के ऊपर उसको 25 साल का एटलीस्ट उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें वो बनने के लिए, मतलब चेयरपर्सन बनने के लिए वो एलिजिबल है, ओके। नेक्स्ट, बाकी जो 8 मेंबर्स है उसमें से एटलीस्ट 50 शुड बी जुडिशियल मेंबर, 50 हाफ जो होंगे वो आपके जुडिशियल मेंबर्स होंगे। और जो पूरा का पूरे टोटल्स में से बात की जा रही है उसमें मिनिमम 50% जो होंगे मेंबर्स वो ST, SC, OBC, माइनॉरिटी, वुमेन कमीशन, वुमेन से आने चाहिए, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट्स लोगों को कुछ पढ़ाया था, तो हम लोग उसमें से कुछ बच्चे लोग ने मुझसे डाउट किया कि एक SC से होगा, एक ST से होगा, एक OBC से होगा, एक माइनॉरिटी से होगा, एक वुमेन से होगा, तो 5 लोग हो गए, ठीक है। तो 8 में से 5 लोग अगर इसमें हो गया तो 50% जुडिशियल सीट कैसे हो सकती है? अरे भाई, जुडिशियल सीट कैसे नहीं हो सकती? एक वुमेन क्या जुडिशियल मतलब जस्टिस नहीं हो सकती, मतलब जज नहीं हो सकती? कि वुमेन भी, वो साथ साथ वुमेन भी है और साथ साथ जज भी है, तो ऐसे मतलब वेग कमेंट्स नहीं आने चाहिए, वेग कंप्लेंट्स नहीं आने चाहिए। दैट इज वाई मैंने इसको यहाँ पे क्लियर अप कर दिया कि भाई एक व्यक्ति कोई ST भी हो सकता है, साथ साथ वो जज भी हो सकता है कि नहीं। तो दोनों भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है ना, तो दैट इज इस तरीके से हम लोग करने वाले कि भाई 50% आपका जुडिशियल मेंबर होने चाहिए और 50% जो होंगे वो आपके SC, ST, OBC, माइनॉरिटी कमीशन से आने चाहिए, ओके, वुमेन से आने चाहिए, ओके। नेक्स्ट, जो जुडिशियल मेंबर्स है, जो आपके इसमें से जुडिशियल में 50% जुडिशियल मेंबर्स है, वो या तो फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे ध्यान से देखिए, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आपका क्या बोलते हैं, चेयरपर्सन भी बन सकता है और वो साथ साथ मेंबर भी बन सकता है। इसके अलावा, या अगर फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नहीं हो रहा है तो फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट तो एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। पुराना चीफ जस्टिस ऑफ द, सबके सब रिटायर्ड लोग यहाँ पे आने वाले, ये भी याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट, मिनिमम एज कितना होगा आपका? 70 ईयर्स का और 5 ईयर्स का इसका कार्यकाल होगा। सेम ऐसा NHRC का भी है, आप लोग को मैंने बताया था NHRC में, लेकिन जो 5 ईयर्स का क्लॉज था उसको रिड्यूस करके 3 ईयर्स का कर दिया गया था। उसमें रीअपॉइंटमेंट का क्लॉज भी है NHRC में, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्लॉज नहीं है, ये रीअपॉइंटमेंट वगैरह भी नहीं हो सकता। इनका 5 साल का कार्यकाल है, ओके। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट के प्रोसेस की बात की जाए तो इसमें एक सर्च कमेटी होगी और एक सिलेक्शन कमेटी होगी, ओके। सर्च कमेटी में मोस्टली आपके जो आपके क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं या अदर कोई भी ऐसे लोग हो सकते हैं इसके अंदर। इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया मैंने कहीं नहीं पाया, नेट पे वगैरह पे भी मैंने देखा, कहीं पे कुछ और दिया था, किसी जगह पे और कुछ दिया था, बुक्स वगैरह में भी कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग दी गई थी, ठीक है। बट सिलेक्शन कमेटी सबका कॉमन है, तो सिलेक्शन कमेटी इज द मोस्ट कॉमन थिंग। सिलेक्शन कमेटी के अंदर ये 5 मेंबर्स होने वाले हैं, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होने वाले, सिलेक्शन कमेटी के प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होने वाले। एंड नेक्स्ट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो होंगे वो आपके क्या बोलते हैं सेकंड मेंबर होंगे,
अपोजिशन पार्टी के जो लीडर होंगे लोकसभा के, वो इसके थर्ड मेंबर होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनके द्वारा कोई नॉमिनेटेड कोई जज जो होगा वो इसका फोर्थ मेंबर होगा, और एक एमिनेंट जजिस इसका फिफ्थ मेंबर होगा। ठीक है, सो 5 मेंबर की एक कमीशन बैठेगी, एक कमेटी बैठेगी जो कि सिलेक्शन कमेटी के नाम से जानी जाती है, सिलेक्शन कमेटी के नाम से जानी जाएगी। और ये आपका सिलेक्शन करती है, ये सर्चिंग नहीं करती है, ये सिलेक्शन करती है। सर्च कमेटी अलग है। सर्च कमेटी सर्च करके एक लिस्ट ऑफ द मेंबर्स का नाम देगी कि भाई इन सब का मैंने नाम आप लोग को दे दिया गया। वो नाम, वो जो नाम होंगे उसके ऊपर सिलेक्शन कमेटी ड्वेल करती है, और उसके ऊपर उसमें से आपके चेयरमैन एंड मेंबर्स वगैरह को अपॉइंटमेंट वगैरह करती है। कौन अपॉइंटमेंट करने वाले हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करने वाले हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया कौन थे? आपके पिनाकी चंद्र घोष जी थे। उनके बाद आए हैं अब जो रिसेंट हैं वो आपके प्रदीप कुमार मोहंती हैं, ये इनके जस्ट बाद आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भाई उनका कार्यकाल खत्म हो उसके बाद इनके आ गए। ठीक है, सो ये आपका, ये तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है इतना खास नहीं। ठीक है, कंडीशन ऑफ द ऑफिस तो मैंने आपको बताया, मैं सैलरी अलाउंसेस, मतलब एक तो उनका 5 ईयर्स का एज और क्या पता है 70 ईयर्स का तक का उनका कार्यकाल वो हो सकता है। उसके अलावा इनके जो अलाउंसेस, सैलरी वगैरह, सर्विस कंडीशन जो होंगे वो आपके जज के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर हो गए, मतलब जो चेयरमैन होंगे वो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर हो जाएंगे। और जो अदर मेंबर्स हैं आपके आपके लोकपाल के अंदर जो अदर मेंबर्स हैं, उनका जो सर्विस कंडीशन होगा वो आपके जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ही इज कंपैरेटिवली इक्विवेलेंट टू सीजीआई ऑफ इंडिया, मतलब आपके जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन, और फिर उसके बाद मेंबर्स है, 8 मेंबर्स है। ठीक है, 8 मेंबर्स है, तो आपके चेयरपर्सन जो है ही इज इक्विवेलेंट टू सीजीआई ऑफ इंडिया। ठीक है, वो सीजीआई ऑफ इंडिया के बराबर उनका अलाउंसेस वगैरह ये सब कुछ हो गया, और लगभग लगभग पावर भी वैसे ही कुछ हो जाएंगे, और जो मेंबर्स हैं उनका जजेस के बराबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, री अपॉइंटमेंट का क्लॉज, जब मैंने बताया कि री अपॉइंटमेंट का क्लॉज इनके साथ नहीं है, जबकि एनएचआरसी में था, वहाँ पे 3 साल का दिया गया था, उसको री अपॉइंटमेंट का क्लॉज भी दिया गया था, एक बार री अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे री अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं किए जा सकते। किसी भी तरीके गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में वो नहीं बैठ सकता इसके बाद। ओके, लेकिन और एक चीज़ और, कि भाई इनका अगर मन कर गया कि भाई इलेक्शन वगैरह लड़ लूँ, तो 5 साल के बाद आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, उससे पहले आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कि आजकल ऐसा होता है ना कि फेवरेटिज्म के तहत आपको पता चलता है कि भाई आप मेरे पक्ष में वर्डिक्ट दे दो तो मैं आपको राज्यसभा का मेंबर बना दूंगा, लोकसभा में आपको इस सीट से जिता दूंगा, ये सब चीज़ें हो जाती है। तो इसीलिए ये डाल दिया गया कि भाई अगर वो कंटेस्ट करना चाहते कोई भी इलेक्शन, तो एटलीस्ट उनको 5 साल का इंटरवल लेना पड़ेगा, रिसर्च लेना पड़ेगा, कूलिंग पीरियड जिसको कहा था वो लेना पड़ेगा। ओके, जुरिस्डिक्शन, तो जुरिस्डिक्शन में इनके अंदर सब लोग आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ए बी सी डी, ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी लोग हैं वो सब के सब इसके अंदर आते हैं, कोई भी लोग इससे छूटे हुए नहीं। यही एक मेन क्राइटेरिया था जिसके लिए लोकपाल का आंदोलन हुआ था, अन्ना हजारे जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया था। बाद में उसका पॉलिटिकल बेनिफिट रीप करने के चक्कर में बहुत लोगों ने गलत सलत काम किया, आज भी सारे अलग थलग तरीके से रहते हैं, लेकिन सोचिए उन्होंने कितना बड़ा अनशन किया था। आप समझिए कि इतने दिनों तक उन्होंने अनशन किया था। आप 2 दिन बस भूखे रह के देखिए। ओके, तो ये इतने बड़े महान व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया, और अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर को भी इसके अंदर इंकॉर्पोरेट किया गया था, क्योंकि इससे पहले जो बिल लाया गया था उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर को एक्सक्लूड किया गया था। ओके, सो लेकिन प्राइम मिनिस्टर को कुछ कुछ चीज़ों पे एक्सेप्शन दिया गया ताकि वो अपने फंक्शन के ऊपर किसी भी तरह दबाव में ना आए। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों में इनके ऊपर एक्सेप्शन दिया गया प्राइम मिनिस्टर को? सो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई भी एलिगेशन जो कि इंटरनेशनल रिलेशन, एक्सटर्नल या इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, पब्लिक ऑर्डर से, या एटॉमिक एनर्जी से, या फिर स्पेस से रिलेटेड कोई भी एलिगेशंस वगैरह लगाए जा रहे हैं, इन दैट केस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता बाय द लोकपाल। ठीक है, लोकपाल इस केसेस में इंक्वायरी नहीं कर सकती। इंटरनेशनल रिलेशन है, स्पेस है, पब्लिक ऑर्डर है, ठीक है, इन सब के ऊपर आपको ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ऐसे नहीं कर सकते। वो उनके उस चीज़ों में छूट दे दी गई। ओके, नेक्स्ट, अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई भी बात करनी ही है, इंक्वायरी बैठानी है, कंप्लेन आ गया है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, कंप्लेन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर किसी ने कंप्लेन रजिस्टर करा दी है, अब उसके प्रोब की बारी है, तो कैसे होगा? प्राइम मिनिस्टर का जो ये कंप्लेन होगा वो पहले तो फुल बेंच बैठेगी आपके लोकपाल की। ठीक है, लोकपाल की पूरी बेंच बैठेगी, उसके उसका 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो होने चाहिए वो अप्रूव करने चाहिए कि हाँ हम लोग को प्रोब स्टार्ट करना है। ठीक है, इंक्वायरी हम लोग को स्टार्ट करनी चाहिए इनके ऊपर। ओके, समझ में आ रहा है कि इंक्वायरी करना होगा अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो फिर आपको पहले तो फुल बेंच बिठानी पड़ेगी, और फुल बेंच के 2/3 ऑफ द मेंबर्स को उसको अप्रूवल करना पड़ेगा कि भाई हम लोग को
क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऊपर केस चलाना, इंक्वायरी चलानी। ओके, अगर इंक्वायरी स्टार्ट होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऊपर तो उसको कभी भी कैमरा के अंदर किया जाएगा। ओके, कैमरा पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग वगैरह करके तब किया जाएगा। इन केस अगर लोकपाल को लगता है कि ये केस जो है वो मतलब प्रोब तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये किसी काम का नहीं है, हम लोग ने गलत काम कर दिया है, हम लोग ने झूठा मूठा आरोप है हम लोग को बेवजह किसी ने लगा दिया, हम लोग उसके अंदर क्या बोलते हैं प्रोब स्टार्ट कर चुके हैं, तो एक इन दैट केस लोकपाल चाहे तो उसको खत्म कर सकता है। ठीक है, इस केस को वहीं पे रफा दफा कर देगा, बंद कर देगा। ओके, अगर वो बंद कर देता है तो इंक्वायरी के दौरान जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस दौरान मंगाए गए थे, लाए गए थे, जो भी इंक्वायरी वगैरह की गई थी, या जो भी अल्टीमेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह या ये रीडिंग वगैरह लिखी गई है, कोर्स ऑफ द इवेंट्स वगैरह लिखा गया है, वो सब भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा, उसको किसी और को दिया नहीं जाएगा। ओके, कैन नॉट बी पब्लिश्ड और मेड अवेलेबल टू एनी वन। ठीक है, किसी को भी नहीं दिया जाएगा, भले क्या बोलते हैं उसके अंदर कोई कुछ कुछ चीज़ें अगर फैक्ट भी होंगी तो भी वो सब किसी व्यक्ति को बताया नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट, लोकपाल किसी भी तरीके से मिनिस्टर्स या एमपीज के किसी भी बयान के जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर दिया हो या फिर किसी तरीके का वोट उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर दिया हो उसके खिलाफ भी केसेस वगैरह नहीं सुन सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर नहीं है। ओके, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास जैसा पावर नहीं है वैसे लोकपाल भी नहीं कर सकता। पता चला लोकपाल ऐसे तो हर एमपी वगैरह सब जेल में चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा इसकी जुरिस्डिक्शन में ऐसे लोग भी आते हैं, ऐसे पर्सन भी आते हैं जो किसी तरीके के इंचार्ज है, जैसे डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी ऑफ एनी बॉडी, एनी सोसाइटी, कोई भी सेंट्रल एक्ट या फिर अदर बॉडी फाइनेंस कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या एनी अदर पर्सन इन्वॉल्व इन द एक्ट ऑफ अबेटिंग, ब्राइब गिविंग, ब्राइब टेकिंग, इन सब के किसी भी केसेस से रिलेटेड अगर वो उसके ऊपर केस वगैरह चला तो वो लोकपाल देख सकता है, मतलब उससे रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट्स वगैरह हो तो लोकपाल देख सकता है। ओके, इसके अलावा ही हैज इट हैज द पावर टू सुपरिंटेंड एंड गिव डायरेक्शन टू द सीबीआई। सीबीआई के ऊपर मैंने बताया था, सीवीसी एक है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो आपका लोकपाल है। ठीक है, लोकपाल भी सेम काम कर सकता है, जैसा सीबीसी करता है वैसे सेम काम यहाँ पे लोकपाल भी कर सकता है। इसको केसेस दे सकता है, उससे काम करा के ले सकता है और उसको डायरेक्शंस वगैरह भी रेगुलर बेसिस पे देते रह सकता है। ओके, नेक्स्ट, फंक्शनिंग क्या है, तो प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988 के तहत जो आपका एक्ट है उसके तहत जितने भी ऑफेंसेस वगैरह है वो लोकपाल के पास आ सकते हैं। ऐसा मतलब आ सकते हैं का मतलब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीवीसी के पास भी जा सकते हैं। ओके, सीवीसी के पास भी जा सकते हैं, इसके पास भी आ सकते हैं। ओके, इसके बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बैठाई जाती है अगर केस आ गया। ठीक है, अगर केस आ गया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत कोई भी केस आ गया, कोई भी कंप्लेंट आ गई कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कुछ कुछ करप्शन का एक्ट वगैरह हो रहा है, तो आपका लोकपाल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिठाएगा। ठीक ठीक है, उसका एक इंक्वायरी विंग है जो कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए बैठेगा। ठीक है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में क्या किया जाता है, इसमें पब्लिक सर्वेंट को उससे एक्सप्लेनेशन के लिए बात की जाती है, उससे उसको बुलाया जाता है या फिर उससे जाके डायरेक्टली बात किया जाएगा, या फिर उसके सब क्या बोलते हैं सुपीरियर अथॉरिटीज़ वगैरह जो होंगे उनसे बात करेंगे, या फिर कोई भी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो जिसके सेक्शन के यहाँ पे ऐसा केस वगैरह आ रहा है उसके उससे बातें करेंगे कि भाई आपके यहाँ पे ऐसे ऐसे केसेस वगैरह आई है, आपसे रिलेटेड ऐसे ऐसे कंप्लेंट्स वगैरह आई है, सो व्हाट यू हैव टू से इन दिस रिगार्ड। ओके, सो इस इन दैट केस क्या बोलते हैं वो आपने जो भी बात वगैरह कहेंगे उसके बेसिस पे इन लोग चेक करेंगे कि भाई ये वर्थ इट केस है कि नहीं। ठीक है, इनको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये केस लेने लायक है कि नहीं। अगर इनको लगता है कि केस इज रेलिवेंट, आप लोग को इसको लेने की ज़रूरत है, तो फिर लोकपाल को एक बेंच बनानी पड़ेगी। ठीक है, लोकपाल एक बेंच बनाएगा जिसमें 3 मेंबर्स एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है, आपके जो आपके पूरे के पूरे 9 मेंबर्स है मतलब चेयरमैन को लेके उनमें से 3 मेंबर्स की एक बेंच बनाई जाएगी जो कि इस कंप्लेन को देखेगी। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर कट है। अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई केस जाता है लोकपाल के पास, तो लोकपाल उस पब्लिक सर्वेंट के पास जाएगी या फिर उसके ऊपर की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाएगी और उससे बोलेगी भाई ऐसा ऐसा केस आपके खिलाफ आया है, ऐसी ऐसी कंप्लेंट आपके खिलाफ आई है, व्हाट यू हैव टू से इन दैट रिगार्ड, आप इस सब में क्या बोलना चाहेंगे, अपना पक्ष क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, सो इन दैट केस अगर क्या बोलते हैं वो अपना पक्ष रखेंगे, ये सब ओरल चीज़ें ही हो रही है। ठीक है, ये कहीं पे रिटर्न रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, ये सब चीज़ें आस पास बैठ के बातचीत वगैरह हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि भाई पब्लिक सर्वेंट को एक्सीजेंसी ऑफ द टाइम के हिसाब से उसको वो सब डिसीजन वगैरह लेने के पड़ता है कि ऐसा लगता है कि हाँ भाई करप्शन वगैरह करा, बल्कि और बाद में पता चलता है देयर इज नो कॉज ऑफ करप्शन, करप्शन वगैरह जैसी चीज़ें हुई ही नहीं है, लेकिन बाहर से देखने पे लग रहा है कि हाँ करप्शन वगैरह हुआ है। ठीक है,
सो इन दैट केस आपके प्रिलिमिनरी इंक्वायरी विंग का जो क्या बोलते हैं काम होगा वो यही होगा कि ये फैक्ट चेक करे कि भाई ये जो केस है वो एक्चुअली होल्ड्स द ग्राउंड और नॉट, ये उस लायक है कि नहीं कि हम लोग इसके ऊपर बात करें, आगे इसको लेके चले, इसके ऊपर हम लोग आगे केस वगैरह को फॉरवर्ड लेके जाए, आगे उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करें, ऐसा करने का काम इंक्वायरी विंग इसका करता है। ओके, सो अगर उसको पता चल रहा है कि हाँ ऐसा ये केस आगे ले जाने के लायक है, तो फिर 3 मेंबर कमिटी बेंच बनाई जाएगी बाय द लोकपाल, लोकपाल की बेंच बनाई जाएगी जो कि 3 मेंबर्स की एटलीस्ट होनी चाहिए, जो कि इस केस के ऊपर आगे बात करेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके मतलब फिर उसके अंदर वही जो तारीख पे तारीख वो सब लगने वाला काम होगा, और फिर अल्टीमेटली जो भी वर्डिक्ट देना होगा वो ऐसा देगी। ठीक है, अब इतना बड़ा प्रोसेस क्यों रखा गया उसका भी समझने की कोशिश कीजिए। ये किसके केसेस देख रही है? पब्लिक सर्वेंट्स के केसेस देख रही है। एक एक पब्लिक सर्वेंट के ऊपर अगर कोई तलवार लेके खड़ा रहेगा हमेशा, तो सीधी सी बात है कि पब्लिक सर्वेंट भी अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा, उसको भी लगेगा कि भाई मुझसे कोई चूक ना हो जाए, मुझसे चूक ना हो जाए, ऐसे चूक ना हो जाए के चक्कर में हजारों चूक कर देगा। ठीक है, सो दैट इज वाई ये ऐसा प्रोसीजर, ये जो इंक्वायरी विंग का जो बैठ के बातचीत करने वाला जो प्रोसीजर, ये सब इसीलिए डाला गया कि भाई आपको पब्लिक सर्वेंट सीधा बातचीत कर लेंगे कि भाई आपके खिलाफ ऐसी ऐसी कंप्लेंट आई है, आपको इस बारे में क्या लगता है। अगर आपको अगर उनके बात से लगने लगा कि हाँ भाई एक्चुअली में इन्होंने जो काम किया वो रेलिवेंट था, वो उस समय के लिए एकदम सही था, तो फिर वो केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं ये केस के रेलिवेंट नहीं, मतलब ये केस के अगेंस्ट में जा रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, तो फिर वो केस आगे बढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद वो बेंच बनाना, 3 लोग बैठेंगे उसके अंदर, और फिर केस वगैरह के डिस्कशन वगैरह करके फिर आगे का काम किया जाएगा। ओके, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी केसेस वगैरह, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी सर्वेंट से रिलेटेड वगैरह कोई केस आया है करप्शन का, तो वो चाहे तो सीबीसी को भी केस दे सकता है कि भाई सीबीसी आप इसके ऊपर काम देखो, हम लोग इसके ऊपर नहीं देखेंगे। ओके, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है आपका, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो आपकी 60 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो 90 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। अल्टीमेट टाइम दिया गया इतने समय के अंदर कर देना चाहिए। ओके, ट्रायल कोर्ट बनाए जाएंगे, स्पेशल कोर्ट जिनको कहा जाए वो बनाए जाएंगे इस केसेस को हैंडल करने के लिए। वो केस जैसे डिसॉल्व होगा वो स्पेशल कोर्ट भी डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, इस कोर्ट को अपने 1 साल के अंदर अपना क्या बोलते हैं कार्रवाई पूरी करनी होती है। ओके, और 1 साल के बाद वो डिस्क्वाली मतलब खत्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एक्सटेंशन कैन बी मेड बट द टोटल पीरियड कैन नॉट बी एक्सीड 2 ईयर। ठीक है, अगर ये 1 साल के अंदर नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया जाएगा, लेकिन फिर भी टोटल ईयर्स 1 साल से और एक्स्ट्रा 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब टोटल 2 ईयर्स से ज़्यादा आप लोग केस के ऊपर नहीं दे सकते, आपको 2 साल के अंदर पूरा का पूरा केस खत्म करना होगा। ओके, चलिए इसी तरह वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा, इस समय पे तो शायद ना मुलाकात करूँ। सो कल आप लोग से मुलाकात करूंगा डीएनए में, एंड कल से हम लोग डीएनए के कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक के लिए पढ़ते हैं, थैंक यू, चलिए।